नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 5 जिसका नाम है परमाणु संरचना। इसकी पहले की क्लास में हमने बात की है जो रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया था और किस तरीके से आपके प्रोटॉन की खोज की थी उसके बारे में। जो प्रोटॉन है वो आपके किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है वो बाह्यतम कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो रदरफोर्ड साहब है उनके इस मॉडल की कुछ कमियां भी थी जो वो बता नहीं पाए थे। तो यहाँ पर उन्हीं कमियों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और साथ के साथ हम पढ़ने वाले हैं बोर का जो परमाणु मॉडल है उसके बारे में। चलिए देखिए रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन गोलाकार कक्षाओं में धनावेशित नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। देखिए जब एक परमाणु के बारे में अपन बताते हैं तो ये क्या है, उसका नाभिक, ठीक है, और ये क्या है, उसकी कक्षाएं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इन कक्षाओं में क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअस चक्कर लगाते हैं और इसमें क्या उपस्थित है, प्रोटॉन, जिस पर आपके पॉजिटिव चार्ज है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में लगातार चक्कर लगाते हैं तो आप जब भी कोई काम करोगे, आप अगर लगातार राउंड लगाओगे तो आपकी ऊर्जा का ह्रास होगा। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसकी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो इससे ऊर्जा जो है वो उत्सर्जित होती है, इसकी ऊर्जा का ह्रास होता है। तो अंत में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस नाभिक में गिर जाना चाहिए और जो परमाणु है वो खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन इस बात को रदरफोर्ड साहब नहीं बता पाए। देखिए धनावेशित नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं कौन, आपके इलेक्ट्रॉन। हालांकि मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार अगर एक आवेशित कण दूसरे आवेशित कण की तेज परिक्रमा करता है, एक आवेशित यानी कि यहाँ पर ऋणावेशित कण जो है इस धनावेशित कण की क्या कर रहा है, चक्र लगा रहा है, परिक्रमा लगा रहा है, तो वह लगातार विकिरण के रूप में ऊर्जा खोता है, यानी कि ऊर्जा यहाँ पर उत्सर्जित होगी। ऊर्जा के उत्सर्जन के कारण इलेक्ट्रॉन की गति कम हो जाती है और इसीलिए इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सर्पिल शैली में परिक्रमा करेगा और अंत में किस में गिर जाएगा, नाभिक में ही गिर जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाता रहेगा और अंत में जब उसकी ऊर्जा एकदम कम हो जाएगी तो वो इस नाभिक के अंदर क्या होगा, जाकर गिर जाएगा। दूसरे शब्दों में परमाणु स्थायी नहीं होगा क्योंकि परमाणु ही खत्म हो जाएगा जब इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक में गिर जाएगा। लेकिन हमें पता है कि जो परमाणु है वो क्या है, स्थायी है। तो अब यहाँ पर सीधे सीधे शब्दों में अपन क्या कह सकते हैं कि जो रदरफोर्ड साहब थे वो इस परमाणु के स्थायित्व को नहीं बता पाए, इस परमाणु के स्थायित्व को नहीं बता पाए कौन, आपके रदरफोर्ड साहब। ठीक है, क्योंकि परमाणु जो है वो तो क्या होता है, आपका स्थायी होता है। तो देखिए अतः रदरफोर्ड मॉडल परमाणु की स्थिरता की व्याख्या करने में क्या है, असमर्थ है। उन्होंने ये तो बता दिया उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि जब वो अल्फा कण, अब अल्फा कण क्या है, आपके पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्योंकि उसको हमने किससे निकाला था, हीलियम जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स को हमने हटा दिया और उसके नाभिक को ले लिया। नाभिक में क्या है, जो है अल्फा कण जो कि आपके पॉजिटिवली चार्ज धनायन है। ठीक है, जब उन अल्फा कणों को सोने की झिल्ली के ऊपर, सोने की परत के ऊपर पारित किया तो आपके क्या हुए कि अधिकांश अल्फा कण तो सीधे निकल गए थे, कुछ अल्फा कण जो है वो डेविएट हो गए, यानी कि थोड़े कोण पर क्या हो गए, विसर्जित हो गए। लेकिन 12,000 में से एक जो है वो वापस आ गया। क्यों? क्योंकि देखो जो आपके यहाँ पर ये सोने की जो झिल्ली थी जिस पर अपन ने अल्फा कण क्या किए, गिराए, तो यहाँ पर इसके नाभिक की वजह से, इसके नाभिक में भी प्रोटॉन है, अल्फा कण आपका क्या है, जो है पॉजिटिव है, तो धनायन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसीलिए 12,000 में से एक जो है वो वापस आ गया था। ठीक है, उसी से ही पता चला था उस प्रोटॉन का। तो यहाँ पर ये जो है परमाणु की स्थिरता की व्याख्या करने में क्या रहा, रदरफोर्ड साहब का एक्सपेरिमेंट असफल रहा। उन्होंने प्रोटॉन की खोज तो कर दी बट स्थिरता को नहीं बता पाए, यही तो उनकी कमी थी। आगे देखिए
रदरफोर्ड मॉडल की जिस तरह से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस प्रकार वितरित है के बारे में कुछ नहीं कहता है। अब वो ये नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरीके से वितरित रहता है इस परमाणु के अंदर। परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। उनके बीच संबंधों की व्याख्या करने में असमर्थता थी। इस समस्या को बाद में चैडविक द्वारा न्यूट्रॉन तीसरे परमाणु कण गठन के द्वारा हल किया गया। अब जो आपके चैडविक साहब थे उन्होंने किसकी खोज की? एक उदासीन परमाणु की, जो कि आपका क्या है? न्यूट्रॉन था। उदासीन परमाणु क्या है आपका? न्यूट्रॉन। और उसकी खोज की किसने? चैडविक साहब ने, जेम्स चैडविक। ठीक है, यहाँ पर ये बात क्लियर हुई रदरफोर्ड की जो कमियां थी उनके बारे में। अब यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं कि देखो किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है वो लगातार क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन जो है कक्षा के चक्कर लगाएगा यहाँ पर नाभिक के चारों ओर, अंत में क्या होगा? इस नाभिक में ही गिर जाएगा, है ना। तो परमाणु जो है वो स्थायी यहाँ पर नहीं होगा, परमाणु ही खत्म हो जाएगा। और हमें पता है कि जो परमाणु है वो स्थायी है, तो यहाँ पर ये इनकी क्या थी? कमी थी। अब बात करते हैं बोर का परमाणु मॉडल। किसका? बोर के परमाणु मॉडल के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखो, बोर मॉडल को उसके द्वारा प्रस्तावित दो अवधारणाओं के संबंध में समझाया जा सकता है। पहली अवधारणा क्या है? इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के वृत्तीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि पृथ्वी जो है वो लगातार चक्कर लगाती रहती है ना। अब ऐसे ही जैसे आपके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, जैसे हमारे सौर मंडल के अंदर जो ग्रह हैं वो कॉन्टिन्यूअस आपके चक्कर लगाते रहते हैं, ऐसे ही आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो इस नाभिक के चारों ओर लगातार क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। जैसा कि हमारी सौर प्रणाली में विभिन्न ग्रह निश्चित प्रक्षेप चक्र में सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं? परिक्रमा लगाते हैं, वैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रहों की तरह इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही घूम सकते हैं। इन रास्तों को वृत्तीय कक्षा या ऊर्जा का स्तर कहा जाता है। देखो, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है? नाभिक है। अब इस नाभिक के चारों ओर ये क्या है? कक्षाएं हैं। तो इन कक्षाओं को में ही आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा सकते हैं, और ये भी निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। अब इन कक्षाओं को, जैसे ये तो क्या हो गया? नाभिक हो गया, जिसके अंदर अपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये क्या है? n क्या दर्शाएगा? अपनी कक्षा को दर्शाएगा, नंबर ऑफ यहाँ पर जो भी कक्षा है उसको। तो यहाँ पर इसको अपन लेते हैं k l। तीसरी कक्षा जब अपन यहाँ पर बनाएंगे तो आपका वो आ जाएगा m, फिर चौथी बनाएंगे तो वो आ जाएगी n। ठीक है, तो इनको इस तरीके से इन कक्षाओं को अपन दर्शाते हैं। इन्हीं कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में चक्कर लगा सकते हैं, उसके लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात करने के लिए अपन एक सूत्र लगाते हैं 2n², जहां पर n क्या है? n है यहाँ पर जो कक्षा है उसकी संख्या। जैसे कि यहाँ पर पहली कक्षा है तो n बराबर 1 हो जाएगा, ये दूसरी कक्षा है तो n बराबर क्या हो जाएगा? 2, ये तीसरी कक्षा है तो n बराबर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 इंटू, अगर पहली कक्षा की बात करें के कक्षा के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 2 गुणा 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 2। अगर हम बात करें दूसरी कक्षा के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो 2 गुणा 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? फिर 8। तो ये जो L वाली कक्षा है इसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन अपन भर सकते हैं। अगर हम बात करें M वाली कक्षा के लिए कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर कितने आ जाएगा? 18। तो इस वाली कक्षा के अंदर अपन अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 भर सकते हैं, 18 से ज्यादा नहीं भर सकते। क्लियर? चलिए देखिए, ये यहाँ पर ये क्या है? नाभिक। ये क्या है? अपनी कक्षाएं हैं K L M N। ये पहली कक्षा K, दूसरी L, तीसरी M और चौथी N।
जो अपनी K वाली कक्षा होती है उसमें n बराबर 1 आएगा, फिर अपने 2 3 4 ऐसे आते जाएंगे। अनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो, K के अंदर 2, L के अंदर 8, किससे निकाला है? फॉर्मूला लिया है 2n का स्क्वायर। ठीक है, जो तीसरी कक्षा है उसमें 18, चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन जो है वो भरे जा सकते हैं, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगा सकते हैं। देखिए, निश्चित ऊर्जा वाले कोशों को अक्षरों K, L, M, N इत्यादि के द्वारा घन पूर्णांक यानी कि 1 2 3 आदि के द्वारा प्रतिनिधित्व करते हैं। कोशों की ऊर्जा संख्या की n के साथ वृद्धि होती है, यानी कि n बराबर 1 स्तर सबसे कम ऊर्जा का है। अगर अपन बात करें कि इस नाभिक के पास वाला जो है वो उसमें सबसे कम ऊर्जा है, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे ऊर्जा जो है वो इनकी क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसके अलावा प्रत्येक कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर को समायोजित किया जा सकता है। तो अगर अपन को किसी भी कोश के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 2n स्क्वायर से निकालते हैं। क्लियर? देखिए, यहाँ n कोश की क्रम संख्या है। इस प्रकार पहले कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरे कोश में 8, तीसरे कोश में 18, चौथे कोश में 32। अवधारणा 2 ही अवधारणाओं पे आपका बोर मॉडल प्रस्तुत किया गया है। देखो, इलेक्ट्रॉन अवशोषण या उत्सर्जन के द्वारा अपना कोश या ऊर्जा का स्तर बदल सकते हैं। तो देखो क्या होगा, जैसे मान लीजिए नाभिक है, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा और ये मान लीजिए उसकी तीसरी कक्षा। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कक्षा में से इस पहली वाली कक्षा के अंदर आया, तो ये तो अधिकतम ऊर्जा है, इसमें न्यूनतम ऊर्जा है। तो जब इलेक्ट्रॉन इस वाली कक्षा से इधर आता है तो यहां पर देखो क्या होगा, अपना कोश या ऊर्जा का स्तर बदल सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का एक फोटोन अवशोषित करने के बाद ऊर्जा के निचले स्तर E1 EI से ऊर्जा के अंतिम उच्च स्तर तक जा सकता है। वो यहां से यहां भी आ सकता है और यहां से यहां भी जा सकता है। तो E बराबर h न्यू EF माइनस EI। ठीक है, देखिए इसी तरह जब एक इलेक्ट्रॉन अपना कक्षक बदलकर उच्च ऊर्जा यानी कि EI के प्रारंभिक स्तर से अंतिम निचले स्तर में आता है तो ऊर्जा का एक फोटोन क्या है, निकलता है। तो देखो, अगर वो बाहर वाली से उच्चतर कक्षा से निम्नतर कक्षा के अंदर आता है तो क्या होगा, एक फोटोन जो है वो उत्सर्जित हो जाएगा। अगर अपन बात करें कि निम्नतर से उच्चतर में जाएगा तो एक फोटोन क्या होगा, अवशोषित करेगा। क्लियर? चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए ये क्या है, पहली कक्षा, ये दूसरी और ये तीसरी। अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरी कक्षा से कहाँ आ रहा है, पहली कक्षा में। तो जब उच्चतर ऊर्जा कक्षा से निम्नतर ऊर्जा कक्षा के अंदर क्या होगा, आएगा तो क्या करेगा, एक जो फोटोन है उसको उत्सर्जित करेगा। तो ये एक फोटोन इसने क्या कर दिया, उत्सर्जित कर दिया। ठीक है, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन उचित मात्रा का ऊर्जा अवशोषित या उत्सर्जन करके अपनी ऊर्जा स्तर परिवर्तित कर सकता है इस तरीके से। क्लियर? चलिए देखिए, इस प्रकार परमाणु बोर मॉडल रदरफोर्ड मॉडल की दोनों कमियों को दूर करता है। ये परमाणु की स्थिरता नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के वितरण से संबंधित है। यानी कि ये कहता क्या है, बोर का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने तो कहा कि इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूअस चक्कर लगाता रहता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, जिससे वो अंत में नाभिक में गिर जाता है। तो यानी कि अपना परमाणु स्थायी नहीं होता। लेकिन हमें पता है कि परमाणु स्थायी होता है। तो ये बोर साहब ने अपने मॉडल से प्रस्तुत किया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ऊर्जा अवशोषित और उत्सर्जित करके अपनी कक्षाओं को बदल सकते हैं। इसीलिए अपने यहाँ पर परमाणु क्या है, स्थायी है। ठीक है, तो इन्होंने इस रदरफोर्ड की कमियों को क्या कर दिया, दूर कर दिया। इस प्रकार परमाणु बोर मॉडल रदरफोर्ड मॉडल की जो कमी है उसको क्या करता है, दूर करता है। ठीक है, बात आई समझ में? चलिए अब अपन पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर जो न्यूट्रॉन की खोज है वो हुई, और न्यूट्रॉन की खोज से कैसे अपना जो परमाणु है उसके तीनों अविभाज्य कणों के बारे में अवधारणा अपन को मिली। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में।
अगर आपको क्लास पसंद आई है, फटाफट से आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए। जो भी आपके डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।